नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अनोखी शर्त। सुबह तारा जब विवेक के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो विवेक के प्रति उसके मन में बसी सारी भ्रांतियां भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थी और वह एक नई सुबह की किरणों की तरह नए जीवन के सपने बुनने लगी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 माह तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहाग रात के दिन ही उसने अपने पति विवेक को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंधकर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की बयार भी तारा के जेहन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और तारा की नैसर्गिक खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक बढ़ आई थी, जो पिछले 6 महीने में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ तारा उनकी कड़वी यादों के अतीत में खो गई, जिनके कारण वह इतने दिनों तक एक घुटन भरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी तारा मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से ही उसे जो भाता वही करती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मजे से कट रही थी उसकी जिंदगी। आंखों का तारा जो थी वह अपने मम्मी पापा की। उसके मम्मी पापा उसे पलकों पर बिठाकर रखते, वह भी सब पर जान छिड़कती और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी। मस्ती की बच्ची, मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूं। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो? रोआसी सी सूरत बनाकर वह मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो कोई नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली, नौकरी? ओके, डन। मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। डिग्री में अच्छे अंक तो है ही, थोड़ी तैयारी करने पर नौकरी मिल ही जाएगी। उसने चहक कर कहा, तो फिर ठीक है, पर अगर 6 महीने में नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाऊंगी। मम्मी ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी के जाते ही तारा सोच में पड़ गई कि अब इस समस्या से कैसे निपटे। अखबार में तो कई रिक्तियां प्रकाशित होती हैं, क्यों न किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया जाए। यही सोचकर उसने अखबार उठाया तो उसकी नजर रिक्तियां कौमल में एक विज्ञापन पर पड़ी। जरूरत है राज्य सरकार में परियोजना सहायक की। आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह देखते ही उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। इसलिए उसने फौरन आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में साक्षात्कार का बुलावा आया और वह पापा के साथ साक्षात्कार देने पहुंच गई। साक्षात्कार अच्छा हुआ और उसे उसके लखनऊ से दूर कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई तो उसने फौरन स्वीकार कर लिया कि चलो, कम से कम 1 से 2 साल शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही तारा सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ हाजिर हो जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। यही अब तारा की साप्ताहिक दिनचर्या बन गई थी। तारा अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती, पर
व्यस्तता के कारण वह ऐसा कर नहीं पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा एकाकीपन या यूं कहे कि एक खालीपन सा आ गया था, जिसे वह चाहकर भी नहीं भर पा रही थी। देखने में सुंदर व स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नजरों में चढ़ी रहती। एक दिन उसके एक वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी ने उससे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें न करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। रमेश जी की बात सुनकर वह दंग रह गई कि सामने मीठी मीठी बातें करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर वह नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि इसी से बचने के लिए ही तो वह इतनी कष्टपूर्ण जिंदगी जी रही है। पर आखिर होने को कौन टाल सकता है। समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकारी विवेक से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता दे। बुरी फंसी बेचारी। आखिरकार उसे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नजदीक आया तो एक माह की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारियों में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी। भाई रोहन और बहन बबली तो हमेशा दौड़ते भागते व्यस्त नजर आते थे। घर में जीजाजी आने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। एक दिन तारा के मोबाइल पर विवेक का फोन आया। फोन उठाते ही विवेक की आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ तारा, तुम्हारे लिए साड़ियां और गहने खरीदने बाजार चलना है। विवेक ने सबसे पहले तारा का घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखकर बोला, तारा, आज सचमुच तुम बिल्कुल चांद सी लग रही हो। आज से मैं तुम्हें तारा नहीं चंदा कहूंगा और तुम्हें संसार की सभी खुशियां देने का प्रयास करूंगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? विवेक के प्रति मन में करवाहट लिए तारा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। विवेक ढेर सारी बातें करता रहा, पर तारा यह सोचने में लगी रही कि आखिर वह विवेक को कैसे सब कुछ कह पाएगी। अचानक विवेक को शरारत सूझी और दोस्तों की सलाह के अनुसार उसने अपना हाथ तारा के कंधे पर रखा और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही विवेक का हाथ नीचे आया, तारा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको विवेक। यह सुनते ही विवेक को जैसे सांप सूंघ गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहाग रात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है चंदा? खेलती घर के सारे लोग उसके व्यवहार से काफी प्रसन्न थे, पर रात को विवेक के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। विवेक ने भी कभी उसे छूने या उसके बिस्तर पर साथ सोने के लिए जबरदस्ती नहीं की। तारा हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से उसने विवेक के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह से विवेक भी उसके परिवार को अपना ले और उनके हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने विवेक की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि विवेक को डांस एवं म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसने ऑफिस के बाद एक डांस एवं म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि वह किसी मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और जल्दी ही वह मौका आ गया। विवेक के चाचा के लड़के की शादी में वह गई और उसने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस और मस्ती की। विवेक को यह सब काफी अच्छा लगा, पर वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर तारा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। विवेक का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और तारा उसके लिए एक और सरप्राइज की योजना बना चुकी थी।
ताकि वह विवेक को सरप्राइज दे सके। अपनी योजना के अनुसार जन्मदिन के दिन उसने पहले से ही घर के सारे सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्तरां में भेज दिया। विवेक यही सोच रहा था कि तारा ने आज उसे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। हर साल घर में भी सभी को उसका जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक चले कहाँ गए। तभी तारा ने विवेक से कहा, विवेक, मेरी सहेली प्रेरणा ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ पूछे विवेक तारा को बाइक पर बैठाकर चल दिया। रेस्तरां आते ही तारा ने विवेक से कहा कि चलो रेस्तरां में कॉफी पीते हैं, यहाँ की कॉफी बड़ी टेस्टी होती है। जब विवेक और तारा कॉफी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से सारे बच्चों ने शोर मचाते हुए विवेक को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू विवेक चाचा। अब विवेक को समझ आया कि इस तूफान के पूर्व शांति का कारण यह था, अब तक सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था। सबने खूब एंजॉय किया। विवेक काफी खुश था। इस घटना से उसके मन में तारा के प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह यह सोचने लगा कि वह कैसे तारा को खुश करे ताकि उसके मन का द्वेष मिटे और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सके। इस तरह शादी के 6 माह बीत गए, पर तारा अब तक उसके करीब नहीं आई। तारा का जन्मदिन करीब था। विवेक ने भी सोचा कि वह तारा के जन्मदिन पर कानपुर जाकर उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगा। यही सोचकर वह बिन बताए जन्मदिन के दिन सुबह ही तारा के घर पहुंच गया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बोला, आज छुट्टी ले लो तारा, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। जवाब में तारा ने कहा, नहीं विवेक, ऑफिस में काफी काम है और मैं पहले से बताकर भी नहीं आई हूँ, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर तक सारा काम निपटाकर आधे दिन की छुट्टी ले लूं। अचानक विवेक के कानपुर आ जाने से तारा अचंभित थी और ऑफिस में यही सोचती रही कि कहीं यह विवेक की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि वह तो यहाँ अकेले रहती है, इसलिए शायद वह इसका फायदा उठाना चाहता हो। फिर भी अपने वादे के अनुसार वह दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर विवेक के साथ निकल गई। विवेक ने दिन भर घूमने व शाम को डिनर करने के बाद लखनऊ लौटने के बारे में कहा तो तारा ने फौरन हाँ कर दी और खुश होते हुए मन की मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो बच गई मैं। थोड़े ही दिन में सर्दियां शुरू हो गई और रात को स्कूटी चलाने के कारण तारा को ठंड लगने से वायरल फीवर हो गया। जब उसने विवेक को इस बारे में बताया तो वह फौरन कानपुर पहुंचकर तारा को बड़े प्यार से घर ले आया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उसके चेहरे की घबराहट तारा साफ साफ पढ़ सकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि विवेक को उसकी चिंता है। उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और दिन भर तारा के पास ही बैठा रहता और रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। विवेक की प्यार भरी देखभाल से तारा जल्दी ठीक हो गई और कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई। तो विवेक ने कहा, अभी नहीं, तुम काफी कमजोर हो गई हो, इसलिए थोड़े दिन आराम कर लो, फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को वह टाल नहीं सकी। अगले ही दिन विवेक उसे मम्मी पापा से मिलाने ले गया। इस दौरान तारा ने महसूस किया कि विवेक बबली और रोहन के साथ काफी घुल मिल गया है और उनके साथ काफी हंसी मजाक कर रहा है। दूसरी ओर इस बार मम्मी पापा के साथ भी उसका व्यवहार प्रेम भरा था। तारा विवेक के चेहरे पर यही परिवर्तन साफ देख पा रही थी, परंतु उसने सोचा कि अभी तो सिर्फ 6 माह ही बीते हैं, अभी तो वह पूरे 6 माह विवेक को परखेगी, तभी उसे सच्चे मन से अपनाएगी। 2 दिन वहां रुकने के बाद विवेक रात को तारा को लेकर अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण विवेक को सर्दी लग गई, पर उसने तारा को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया।
तारा विवेक में आए परिवर्तन को लेकर काफी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात को जोर जोर से कराहने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि विवेक ठंड से कपकपाते हुए सिकुड़ कर सोफे पर सोया है। यह देखते ही वह घबराकर उठी और विवेक के पास जाकर उसे रजाई उठाकर बिस्तर पर लाने लगी। तो विवेक ने कहा कि नहीं, मैं यही ठीक हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तारा ने जबरदस्ती विवेक को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेजी से उसके पैर सहलाने लगी। पैर सहलाने से भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो वह बिना सोचे समझे विवेक के सीने से लिपट गई और उसे जोर से जकड़ लिया। अचानक मिली नारी देह की गर्मी से विवेक के शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने तारा से अलग होने के लिए उसकी पकड़ ढीली करने को कहा तो तारा ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे जोर से जकड़ लिया और बोली, बस विवेक, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान अब खत्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो बस। अब तक विवेक को आराम मिल चुका था। वह भावुक होते हुए बोला, तारा, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाया, परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा, तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। बचपन से मैंने सदैव ही आगे रहते हुए सभी कार्य किए थे और आगे रहने की इसी होड़ के चलते मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका ही नहीं मिला और इसलिए तुम्हारे जज्बातों को न समझने की भूल कर बैठा। वैसे तारा, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। विवेक के स्वर में एक पश्चाताप मिश्रित दुख का भाव था जिसे तारा ने बखूबी पढ़ लिया। फिर वह तारा की आंखों में झांकते हुए बोला, तारा, अभी कम से कम 6 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर तारा अपनी आंखों में शरारत लिए विवेक के गालों को चूमते हुए बोली, तारा नहीं, चंदा। तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया है और इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूं विवेक, तारा ने सकुचाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे शादी के पहले के इग्नोरेंस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीनों में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न चंदा? विवेक के चेहरे पर प्रश्न मिश्रित आश्चर्य के भाव थे। तारा ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी है वह सही है या गलत। यह कहकर विवेक की चंदा विवेक से लिपट गई। अब उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अनोखी शर्त अब जीवन के अनोखे आनंद में जैसे खो सी गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।